तो फ्रेंड्स, कभी सोचा है कि हमारे देश की इकोनॉमी का असली बॉस कौन है? न्यू 500 और 2000 के नोट्स किसने इशू किए? और जब बैंक्स को फंड की जरूरत होती है तो उनका सहारा कौन बनता है? यही सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हमारे को इस क्लास में मिलने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में, जो इकोनॉमी का इनविजिबल पावर हाउस है। अगर आप क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या बैंकिंग और फाइनेंस को बेटर समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक देश के मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। ये कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई को मैनेज करता है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। और इकोनॉमी के मनी सप्लाई को मैनेज करता है। कौन करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा? RBI, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये तो आप सभी को क्लियर ही होगा क्योंकि क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो इतना बेसिक नॉलेज आप सभी को ऑलरेडी होगी। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि आप सभी को पता है कि जो भारत में मनी सप्लाई इकोनॉमी की और कमर्शियल बैंक, इन सबको कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? इन सब की जिम्मेदारी किसकी होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। क्लियर? अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। कुछ फीचर्स है सेंट्रल बैंक के, उनको समझते हैं। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि भाई सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये बताएं, और उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो सब आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है? तो अगर आपको सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन समझ आ जाते हैं, और अभी आगे हम मॉनेटरी टूल्स वगैरह भी समझेंगे जिसमें हमारा CRR, SLR, ये सारी टर्म्स आ जाएगी। तो ये सारी टर्म्स भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो इन सारी कंफ्यूजन के सॉल्यूशंस इस बेसिक क्लास में हो जाएगा। तो ध्यान से क्लास के एंड तक बने रहिए और सभी अपने डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम मेन जो इम्पोर्टेंट की फीचर है सेंट्रल बैंक का उसकी बात करते हैं, जो कि है गवर्नमेंट की अथॉरिटी से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर काम करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है? और इंडिया में ये काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI। नेक्स्ट इज इट डज नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इसका कोई भी इरादा नहीं होता। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। ठीक है? तो ये किस लिए काम करता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग। ओके, नेक्स्ट वन इज इट फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी। किसको फॉर्मुलेट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को। इसका काम होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आप सभी को पता होगा, मनी सप्लाई होती है। तो उस मनी सप्लाई में जो फ्लक्चुएशंस होती है कि कब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है, ये सारी जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है वो कौन यूज करता है? सेंट्रल बैंक यूज करता है। क्यों करता है? ताकि वो जब देश में महंगाई हो या बहुत ही डिफ्लेशन हो जाए, उस वक्त पे इन मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज करके इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। ठीक है? तो ये सारे काम भी हमारे किसके होते हैं? सेंट्रल बैंक के। कि पूरी मनी सप्लाई को, पूरी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को कौन संभालता है? सेंट्रल बैंक। दैट्स व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू RBI जो होता है, हमारा सेंट्रल बैंक जो होता है, वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर पाता है। तो ये थे कुछ की फीचर सेंट्रल बैंक के, कि जो मेन काम है सेंट्रल बैंक का वो ये सारा काम है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर ऑपरेट किया जाता है। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ध्यान देता है और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। यहाँ तक सब क्लियर? अब बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उस वक्त RBI इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगी। RBI इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होगा कि जो लोन्स हैं वो महंगे हो जाते हैं और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन हो गई, इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन। तो जैसे इन्फ्लेशन में राइज आएगा, RBI किस तरह कंट्रोल करेगी इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को? RBI इंक्रीज कर देगी इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट जैसे ही इंक्रीज होगा तो लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिस वजह से लोग लोन्स कम लेना शुरू कर देंगे। तो जब लोन कम लेना शुरू कर देंगे, उस सिचुएशन में मनी सप्लाई जो होगी वो भी कम हो जाएगी। यानी कि जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा क्योंकि लोगों के पास लोन ही नहीं है, पैसा नहीं है जेब में,
तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा मनी सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जब लोगों के पास ज्यादा पैसा ही नहीं होगा तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें याद करने की जिसके थ्रू हम इजिली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम नहीं करते हैं। वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब एक बोनस फैक्ट की बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1935। तो अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत बेसिक नॉलेज है कि 1935 में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था। तो जितने बोनस फैक्ट मिल रहे हैं उसको भी अपनी नॉलेज में इंक्लूड करते जाइए। तो ये तो बात हुई सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन की और उनके की फीचर्स की। अब आगे हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। देखिए, कुछ 4 फंक्शंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि है इशुअर ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले बात करते हैं इशुअर ऑफ करेंसी। देखिए, सेंट्रल बैंक जो है वो सभी बैंक्स का एक तरीके से फादर है। ठीक है, क्योंकि मेन बैंक जो है हमारा कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का, वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो आरबीआई होता है वो सभी कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। उसकी जो भी हेल्प होती है वो करता है। कौन करता है? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई जो है वो इन सभी बैंक्स का फादर है एक तरीके से। बैंकर्स ऑफ बैंक बोलते हैं इसी वजह से आरबीआई को। यही इशू करता है करेंसी को, यही गवर्नमेंट का बैंक होता है, यही इन सभी बैंक का भी बैंक होता है। ठीक है, तो दिमाग में बस ये बिठा के रखना कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, वो मेन रोल निभा रहा है हमारी बैंकिंग में। ओके, इश्यूअर ऑफ करेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखना, पहला फंक्शन हमारे सेंट्रल बैंक का क्या है? इश्यूअर ऑफ करेंसी। सभी करेंसी को इश्यू करता है। कौन करता है? आरबीआई। सो आरबीआई इशू लीगल टेंडर मनी इन द कंट्री। तो जो इंडियन करेंसी है रुपी, उसका इशूअर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखोगे। एक्सेप्ट फॉर द ₹1 नोट ऑल करेंसीज इशूड बाय आरबीआई। तो 1 रुपए का जो नोट है उसको छोड़कर सारी करेंसी आरबीआई इशू करता है। ठीक है, तो कमेंट में बताइए 1 रुपए के नोट को कौन इशू करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट कंट्रोल्स द करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरबीआई करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। सारा जो करेंसी का मैनेजमेंट है उसको कौन संभालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, ₹500 और ₹2000 नोट्स पर आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, क्योंकि ये आरबीआई इशू करता है। क्योंकि आरबीआई इशू करता है, दैट्स व्हाई गवर्नर ऑफ आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं 500 और 2000 के नोट्स पे। तो अगर आप 10-20 का नोट भी देखेंगे तो उनपे भी गवर्नर के साइन होते हैं। आपने देखा होगा, जो हमारा नोट होता है, 500 का नोट मान लो, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, क्योंकि उसे इशू कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर रहा है। और साइड में यहाँ पर गवर्नर के साइन भी होते हैं। ठीक है, तो गवर्नर के साइन भी होते हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इशू कर रहा है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा होता है नोट के ऊपर। ठीक है, तो आप सभी को पता है, ये बेसिक सी चीज है कि हर नोट के ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और इसको इशू आरबीआई करता है, तो वो भी साइड में लिखा होता है इशूड बाय आरबीआई। तो इसमें तो आप सभी को किसी को भी डाउट नहीं होगा, राइट? आगे चलते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। ठीक है, सभी ट्रांजैक्शन जो भी होती हैं, ये टैक्सेस कलेक्ट करता है, पेमेंट करता है और सरकार को लोन्स प्रोवाइड करता है। तो जो भी गवर्नमेंट को लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो लोन्स कौन प्रोवाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। सारे टैक्सेस को कलेक्ट करता है, पेमेंट्स करता है। तो ये सारा, क्योंकि जिस तरीके से घर का एक मुखिया होता है, उस तरीके से सेंट्रल बैंक हमारा एक मुखिया है, वो ये सारे काम संभालता है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन द गवर्नमेंट नीड्स फंड, आरबीआई प्रोवाइड लोन्स थ्रू वेज एंड मीन्स एडवांसेस। डब्ल्यूएमए पॉलिसी यूज करके क्या करता है आरबीआई? जब गवर्नमेंट को फंड की जरूरत होती है तो आरबीआई वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू लोन दे देता है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ द गवर्नमेंट नीड फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इट बोरोज फ्रॉम आरबीआई। अब सरकार को जरूरत पड़ गई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड की, तो वो फंड लेने किससे जाएगा? सरकार किसके पास जाएगा? सरकार सबसे पहले जाएगा आरबीआई के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहेगा कि भाई मुझे इतने फंड की नीड है, प्लीज आप मुझे वो दे दीजिए। और कुछ पेपर पॉलिसीज होती है, उन सब पेपर वर्क को करके उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक रिक्वायर्ड फंड मिल जाता है। ठीक है, तो जब मैंने बोला आपको कि घर का मुखिया होता है, तो उसी तरह हमारी कंट्री का मुखिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही तो जाएंगे कि भाई हमें पैसे की या फंड की जरूरत है। तो इसलिए सरकार जाती है
और आरबीआई से अपने फंड के लिए मांग करती है। क्लियर हुआ? अब ये याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक इशू करती है करेंसी को और बैंकर्स होती है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट फंक्शन, बैंकर्स बैंक। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं उसको अगर फंड की नीड होती है तो कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आरबीआई ही है जो सेंट्रल बैंक को कंट्रोल भी करता है। जल्दी से पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। आरबीआई कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल कमर्शियल बैंक। तो सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इफ अ कमर्शियल बैंक फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ फंड, आरबीआई प्रोवाइड लोन्स। तो आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है किसको? कमर्शियल बैंक को, जब भी फंड्स की शॉर्टेज होती है। नेक्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक मस्ट कीप अ रिजर्व विद द आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एक रिजर्व रखना जरूरी होता है। तो कमर्शियल बैंक जाता है और आरबीआई के पास अपने कुछ रिजर्व्स को रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक कैन नॉट प्रिंट करेंसी डायरेक्टली। क्यों नहीं करेंसी प्रिंट कर सकती एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक? बिकॉज एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक दोनों ही कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक को ये राइट नहीं होता कि वो करेंसी प्रिंट करे। करेंसी प्रिंट करने का काम किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेंसी को प्रिंट कर सकती है, ठीक है। तो जब करेंसी को प्रिंट ही आरबीआई कर सकती है तो बैंकर्स का बैंक कौन हुआ? आरबीआई हुआ, क्योंकि सारे काम, सारी अथॉरिटी तो किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो एसबीआई, एचडीएफसी, ये सारे किसके कंट्रोल में आते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी और अदर कमर्शियल जितने भी बैंक्स हैं वो सभी कंट्रोल किए जाते हैं आरबीआई रेगुलेशंस के थ्रू। क्लियर है? इसलिए इसको बैंकर्स बैंक बोला जाता है। लास्ट वन इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो ये सेंट्रल बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई कंट्रोल द मनी सप्लाई यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल। आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज करके कंट्रोल करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, हम पढ़ेंगे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट। तो ये सारी जो रेट्स हैं उन सभी को हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स बोलते हैं। और इन्हीं टूल्स के थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, राइज हो रही है इन्फ्लेशन, तो आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सबको क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने से क्या होगा? लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। लोन्स महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा? मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। अभी ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था। इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? आरबीआई ने मनी सप्लाई को कम करने के लिए, ताकि महंगाई जो है वो कम हो जाए, उसके लिए मनी सप्लाई को कम करने के लिए जो हमारी रेट्स थी, सीआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सबको इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही इसको इंक्रीज करेंगे, बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट, ये सब जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा तो लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो लोन अगर एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा? लोग लोन्स लेना अवॉइड करेंगे। तो जब लोन ही नहीं लेंगे लोग तो अपने आप ही लोगों की जेबों में पैसा कम हो जाएगा। तो मनी सप्लाई अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी और कम हो जाएगी। तो ये कब होता है? किस केस में बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट इंक्रीज करते हैं? जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। तो महंगाई हो रही है तो मनी सप्लाई को हम कम कर देंगे। जैसे ही मनी सप्लाई कम होगी तो अपने आप ही महंगाई हमारी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई को कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। वो अपने बेसिक जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है उनका यूज करके इजिली जो मनी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल कर लेती है और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो इश्यू होता है उसको इजिली सॉल्व कर लेती है। क्लियर हुआ? तो ये सारे काम कौन करता है? हमारे आरबीआई करती है। इसलिए ये सारे फंक्शंस को कौन परफॉर्म करता है? आरबीआई परफॉर्म करती है। क्लियर हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, किस तरह आरबीआई अपने पावर का यूज करके पूरी इकोनॉमी को संभाल रही है, सभी कमर्शियल बैंक्स को संभाल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं और सारे मॉनेटरी टूल्स को एक बार अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सिंगल वीडियो में आपके सारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आ गए हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे सीआरआर, जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, जिसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे ओएमओ बोलते हैं। ओके, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर क्या इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट पड़ता है उसे समझेंगे, और लास्ट में हम एक छोटी सी क्विज रखेंगे, उसे जल्दी से देखेंगे, उसके आंसर आप सभी को कमेंट करने होंगे। ओके,
देखिए सीआरआर क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा टोटल डिपॉजिट होता है उसका एक परसेंटेज जो बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश में से कुछ रिजर्व रखा जाता है, उस रेशियो को हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज पूरे डिपॉजिट का जो कि बैंक रखता है आरबीआई के पास, ठीक है। ये होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। कौन रखता है? बैंक रखता है आरबीआई के पास। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में? जितना ज्यादा सीआरआर होगा उतने ही कम लोन्स होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कैश रिजर्व का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, तो अपने आप ही जो लोन्स होंगे वो लोग कम लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्यों कम लेंगे? क्योंकि जो रिजर्व रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। तो हायर सीआरआर लोन अवेलेबिलिटी को कम करता है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। तो जब लोन ही कम होंगे तो मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम हुई तो इन्फ्लेशन अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये एक दिमाग लगाती है आरबीआई कि भाई ऐसा करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो को हम बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम कैश का रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर देंगे तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, और लोन कम लेंगे तो अपने आप ही महंगाई की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। समझ आया? आगे समझिए एसएलआर को। एसएलआर क्या है? बैंक को अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है, ठीक है। अभी हमने कैश रिजर्व रेशियो की बात की तो कैश की बात की थी कि भाई कैश का एक परसेंटेज जो होता है वो रखते हैं संभाल के। पर एसएलआर में ये नहीं होता, वो कैश के साथ साथ गोल्ड और सिक्योरिटीज ये सब भी बैंक अपने डिपॉजिट में रखता है। अब इसमें भी वही सेम है, जितना ज्यादा एसएलआर इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा लोन गिविंग कैपेसिटी को कम करता है। यानी एसएलआर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा लोन गिविंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी, और अपने आप ही मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, जस्ट बिकॉज हमने एसएलआर को इंक्रीज कर दिया। किसने? आरबीआई ने। ओके, आरबीआई अगर एसएलआर को इंक्रीज कर देती है, मनी सप्लाई अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी, और जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाएगी। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो इन्हें इंक्रीज कर देंगे, और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो इन्हें डिक्रीज कर देंगे। क्योंकि जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो अगर हम कम कर देंगे तो अपने आप ही लोग लोन ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, और लोन अगर ज्यादा लेंगे तो लोगों की जेबों में बहुत सारा पैसा हो जाएगा, और पैसा होगा तो मनी सप्लाई अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो इसी तरीके से जो हमारा आरबीआई है वो इंक्रीज और डिक्रीज करके इन रेट्स को इन टूल्स के थ्रू इजिली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर पाता है मनी सप्लाई के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? वो इंटरेस्ट रेट जिसमें कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। तो रेपो रेट बेसिक सी टर्म है कि जो आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को, वो इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा हमारा रेपो रेट होगा उतना ही ज्यादा लोन एक्सपेंसिव होगा, और लोन अगर एक्सपेंसिव होगा तो मनी सप्लाई अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई बैंक को उनके एक्सेस फंड्स पर पे करता है। तो जितना भी कमर्शियल बैंक के पास फंड्स होंगे उसके ऊपर आरबीआई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी, तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। हायर रिवर्स रेपो रेट एनकरेजेस बैंक टू डिपॉजिट मनी विद आरबीआई। अब जितना ज्यादा रिवर्स रेपो रेट कमर्शियल बैंक्स को मिलेगा उतना ज्यादा ही कमर्शियल बैंक क्या होंगे? मोटिवेट होंगे कि वो आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट रखें। इससे क्या होगा? मार्केट की मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि कमर्शियल बैंक का तो फायदा हो रहा है ना कि आरबीआई अच्छा इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, इस वजह से बैंक सारे एनकरेज हो जाते हैं और वो डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास, ठीक है, अपना फंड। ओके, नेक्स्ट वन इज बैंक रेट। अब बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन्स पर आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो बैंक रेट होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जब लोन्स की हम बात करते हैं तब होता है ऐसा, ठीक है। तो जितना ज्यादा बैंक रेट हायर होता है तो लॉन्ग टर्म लोन्स में बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। अगर लंबे समय के लिए लोन्स ले रहे हैं तो जो बोरो किया है हमने वो एक्सपेंसिव हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ हायर बैंक रेट। तो अगर हायर बैंक रेट होगा तो एक्सपेंसिव, अगर लोअर बैंक रेट होगा तो एक्सपेंसिव नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बाय या सेल करता है तो वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब जितने ज्यादा सिक्योरिटीज बाय करेंगे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम सेल करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि आरबीआई ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके।
अगर आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदता है तो मार्केट में पैसा ज्यादा आता है, लिक्विडिटी बढ़ती है। और अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करता है तो मार्केट से पैसा निकल जाता है, लिक्विडिटी कम होती है, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए यूज होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो अगर सिक्योरिटीज बाय करी तो मार्केट में पैसा इंक्रीज हो गया, और अगर सिक्योरिटीज सेल की तो मार्केट में पैसा कम हो गया। तो ये सारे थे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जिनको आरबीआई कंट्रोल करती है। तो ये सारे टूल्स आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। यहाँ से कहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या आपसे पूछा जा सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर और एसएलआर की टूल्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई सीआरआर हम इंक्रीज कर देंगे जब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो, और अगर हमें एसएलआर के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम इंक्रीज कर देंगे एसएलआर को, क्योंकि इसकी वजह से लोन अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगे और मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है, जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। तो अभी आपने सेंट्रल बैंक पढ़ा, कमर्शियल बैंक पढ़ा। अब सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कमर्शियल बैंक हमारे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और भी जितने भी अदर बैंक्स हैं वो सारे हमारे कौन से बैंक्स में आते हैं, कमर्शियल बैंक में। बट सेंट्रल बैंक में कौन आता है, सेंट्रल बैंक में आरबीआई आती है सिर्फ। ठीक है, सेंट्रल बैंक एक ही बैंक है जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, इकोनॉमी की मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है थ्रू मॉनेटरी टूल्स। जितने भी हमने मॉनेटरी टूल्स अभी पीछे पढ़े हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, याद रहेंगे सब कुछ। तो अब देखते हैं सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस। तो ओनरशिप की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक का ओनर कौन है, गवर्नमेंट खुद ही इसका ओनर है। बट कमर्शियल बैंक पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव की बात करें तो आरबीआई प्रॉफिट मोटिव के लिए कुछ भी नहीं करती है, तो इधर कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। बट कमर्शियल बैंक का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ओके, करेंसी इश्यूएंस, ओनली आरबीआई कैन इशू करेंसी। तो आरबीआई के पास ही ये राइट होता है कि वो करेंसी को इशू कर सके, प्रिंट कर सके। बट कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता कि वो करेंसी को इशू करे। लोन गिविंग, लोन गिविंग की बात करें तो आरबीआई सिर्फ सरकार को और बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है। किसको, ओनली टू द गवर्नमेंट एंड बैंक्स। बट जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो किसको प्रोवाइड करती है लोन, वो जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है। जितने भी हम आम जनता है उनको कौन प्रोवाइड करेगा लोन, अगर हमें लोन चाहिए तो हम जाके लोन लेंगे कमर्शियल बैंक से। तो पब्लिक के लिए लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक बैठा है, और सरकार को लोन देने के लिए और बैंक्स को लोन देने के लिए आरबीआई बैठी है। ओके, मॉनेटरी कंट्रोल की बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को। जितना भी मॉनेटरी कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में, हमारे सेंट्रल बैंक के हाथ में है। ठीक है, बट कमर्शियल बैंक के हाथ में कुछ भी नहीं है मॉनेटरी कंट्रोल, क्योंकि ये खुद फॉलो करता है आरबीआई की पॉलिसीज को। क्लियर, तो ये था बहुत बड़ा डिफरेंस हमारे सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक में। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में एक एमसीक्यू राउंड होगा, तो क्विक रिवीजन के लिए आप सभी कमेंट करके बताइए, व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कराया था, तो उसमें बताया था आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुई थी। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950। तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है, अभी हमने समझा रेपो रेट, डेफिनेशन भी समझाई और आपको एक्सप्लेन करके ही बताया कि इकोनॉमी में इसका कैसा इफेक्ट होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन सीआरआर इंक्रीज। तो जब सीआरआर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, तो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। हायर सीआरआर लोन अवेलेबिलिटी को कम करता है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो सीआरआर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो लोन लेना कम हो जाएगा। ठीक है, तो लोन लेना अगर कम हो जाएगा तो अपने आप ही जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, मनी सप्लाई क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी जब सीआरआर इंक्रीज कर देंगे तो। ओके, और इसे कौन करता है, आरबीआई करता है।
तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने टॉपिक कवर किए सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के की फीचर्स क्या है, और इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के वो कवर किए। फिर सभी मॉनेटरी टूल्स को पढ़ा हमने, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सबको कवर किया, इनकी डेफिनेशन पढ़ी और किस तरीके से इकोनॉमी में इफेक्ट करते हैं वो सब समझा। और साथ ही साथ हमने कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच का डिफरेंस भी आज की क्लास में डिटेल में समझा। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।